हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें पिछली क्लास में हमने मोहम्मद गोरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे, जो कि है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सभी वंश बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें हम दिल्ली सल्तनत की, तो इससे पहले मैंने जब मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ा था, तो मोहम्मद गोरी के बारे में हमने उसके गुलामों के बारे में पढ़ा, जिसमें था एक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे हिंदुस्तान का शासन दे करके मोहम्मद गोरी और वापस चला गया था, और जा करके उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। तो अब इसी के बारे में आगे हम पढ़ें, तो दिल्ली सल्तनत जो है, इसी को स्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था उसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो दिल्ली में पार्टिकुलर ये शासन था और इसे वहीं दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाने लगा। तो दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें तो टोटली 5 वंश का इसमें शासन देखने को मिलता है पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत में। इसमें जो सबसे पहला वंश है वो है गुलाम वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 तक। उसके बाद है खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से 1320 तक। उसके बाद है तुगलक वंश, जिसका टाइम पीरियड है 1320 से 1414 तक। अगला है सैयद वंश, जिसका टाइम पीरियड है 1414 से 1450। और नेक्स्ट जो लास्ट है वंश वो है लोधी वंश, जिसका टाइम पीरियड है 1451 से 1526 तक। तो इसमें पार्टिकुलरली देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगर इस वंश को हम देखने की कोशिश करें तो लगभग में ये वंश 84 वंश का शासन है पूरा। इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो लगभग में 30 वर्ष का है टाइम पीरियड, और ये वाला जो टाइम पीरियड है ये लगभग में है 94 वर्ष। ये इसकी बात करें अगर तो ये 36 वर्ष है और ये है 75 वर्ष। यानी कि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में से किस वंश का सबसे ज़्यादा शासनकाल था, सबसे ज़्यादा रूलिंग पीरियड था, तो वो था तुगलक वंश का। लगभग में 94 वर्ष इसका शासनकाल था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे कम किस वंश का शासनकाल होता है, तो ये है खिलजी वंश का, जिसका केवल और केवल 30 साल था, जो कि इन पांचों में सबसे कम है। और ये क्वेश्चन बेसिकली ये जो क्वेश्चन है कि सबसे कम टाइम पीरियड वाला, ये आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, रेलवे वाले भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इस बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है। बेसिकली हमें लगता है कि सैयद वंश के बारे में यहाँ पे कंटेंट बहुत कम पढ़ने को मिलता है, इसीलिए हमें अनुमान लगता है कि सैयद वंश का टाइम पीरियड बहुत कम रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे कम टाइम पीरियड रूलिंग पीरियड था वो खिलजी वंश का, और सबसे ज़्यादा है तुगलक वंश का। ठीक है, तो अब हम अपना अगला जो स्लाइड है वो स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, इसमें कौन कौन से राजा थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला हमारा है गुलाम वंश। इस गुलाम वंश को हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो गुलाम वंश है इसको ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। चूँकि गुलाम वंश इसका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसका संस्थापक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो कि मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। ठीक है, इसीलिए इसने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम पड़ गया कुतुबुद्दीन ऐबक, के कारण ही उस वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश, जिसका संस्थापक यही कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसका टाइम पीरियड जो था वो 1206 से 1210 तक, मात्र 4 साल का शासनकाल था इसका। अगर इसकी बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी लाहौर थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम जब पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, तो यही राजधानी बाद में आगे चल करके शिफ्ट कर दी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, लाहौर। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक शब्द का मतलब, इस पार्टिकुलर पूरे के पूरे वर्ड का, तो इसका मतलब होता है चंद्रमुखी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शब्द का मतलब क्या होता है, तो चंद्रमुखी। और इसमें अगर हम पार्टिकुलर ऐबक शब्द की बात करें, जो ऐबक वर्ड लिखा गया है, तो इस ऐबक वर्ड का मतलब होता है गॉड ऑफ मून, यानी चंद्रमा का देवता। यानी यहाँ पर बेसिकली इसका कंपेरिजन सुंदरता के कारण किया गया है। ठीक है, तो ऐबक का मतलब चंद्रमा का देवता होता है। ये बहुत बार एसएससी के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। चूँकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, ठीक है, इसीलिए इसके वंश का नाम गुलाम वंश भी पड़ गया। गुलाम था और
जब मोहम्मद गोरी यहाँ से हिंदुस्तान से वापस चला जाता है तो अपना सारा का सारा शासनकाल हिंदुस्तान का इसको दे करके चला जाता है संभालने के लिए। तो चूंकि ये गुलाम था और ये बना राजा, तो जब यह गुलाम होने के कारण भी एक राजा बना तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो यह जब राजा बनता है तो अपनी प्रजा में बहुत सारे पैसे दान करता है, लाखों का दान देता है, इसीलिए इसकी प्रजा खुश होकर के इसको लाख बख्श की उपाधि देती है, यानी लाखों का दान देने वाला। ठीक है, लेकिन ये कुतुबुद्दीन एक ऐसा शासक था, इतना ईमानदार शासक था कि यह कभी भी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा था, यानी कभी भी अपने सिंहासन का इस्तेमाल इसने नहीं किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत, बेसिकली दिल्ली सल्तनत नहीं, गुलाम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा और खुद को कभी सुल्तान नहीं माना, मतलब खुद को कभी राजा नहीं माना। तो ये था यह कुतुबुद्दीन ऐबक। यह खुद को केवल मलिक, ध्यान दें मालिक नहीं है, मलिक है, मलिक या सिपह सालार। इस सिपह सालार का मतलब होता है सेनापति। ठीक है, तो यह खुद को केवल मलिक या फिर सिपह सालार, दोनों का सेंस एक ही होता है, मलिक या सिपह सालार मानता था और खुद को सेनापति ही मानने के कारण यह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठ रहा है और खुद को कभी सुल्तान शब्द नहीं कहलवाया। ठीक है, इसके बाद ये तो उसकी उपाधि हो गई लाख बख्श, और ये भी बेसिकली उसकी सिपह सालार उसका पद का नाम था। इसको एक और उपाधि दी गई है जिसका नाम है हातिम द्वितीय। यह बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति का था, मतलब अच्छे स्वभाव का था, इसके अंदर उदारता बहुत ज़्यादा थी। इसी वजह से, इसी उदारता के कारण और दयालुपन के कारण इसको हातिम द्वितीय की उपाधि दी गई है। इसने इल्तुतमिश, जो कि इसका गुलाम था, चूँकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये इल्तुतमिश इस कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसने बदायूं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहीं का इसको गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के बारे में तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी 1210 में, चूँकि इसकी डेथ हुई थी लाहौर में। ये जब एक खेल होता है जिसको पोलो बोलते हैं या चौगान, ये आज के समय का पोलो जो होता है उसी टाइप का होता था। कोई व्यक्ति घोड़े पर बैठ करके और गेंद को ऐसे डंडे से मारने वाला खेल खेलता था, तो उसी पर जब चौगान पोलो खेल रहा था तो उसी पर से गिर करके इसकी मौत हो गई, यानी घोड़े पर गिर करके घोड़े पर से इसकी मौत हो गई। और इसका जो मकबरा है, टॉम्ब है, वह लाहौर में ही है। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जो बहुत फेमस है, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। इसके बारे में पिछले स्लाइड में भी, पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन का कौन सा सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, तो वो था बख्तियार खिलजी। और इसके बाद बात करें नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला, तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनाने वाला था कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड, जो कि है इसकी राजकीय भाषा, यानी कि गुलाम वंश की जो राजकीय भाषा थी वो कौन सी थी, वो थी फारसी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। कुतुबुद्दीन का एक बेटा भी था, जब इसकी मौत हो जाती है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसका एक बेटा था जिसका नाम था आराम शाह। जैसा कि इसका नाम से ही पता चल रहा है, आराम शाह। ठीक है, यह 1210 से 1211 केवल 8 महीने तक शासक रहा। इसको याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जान लीजिए। तो इसी की हत्या करके, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश और अगला शासक बनता है गुलाम वंश का, यानी ये हो जाता है गुलाम वंश का अगला शासक। ठीक है, और आगे अगली क्लास में हम इस इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखें कि गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।